देश में नक्सलवाद के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसी बीच सुरक्षा बलों को मिली अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी। सीपीआई माओवादी संगठन का महासचिव, पोलित ब्यूरो का सबसे ताकतवर चेहरा तिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी तेलंगाना में हथियार डाल चुका है। जिस नाम से जंगलों में दहशत फैलती थी, जिस पर करोड़ों का इनाम था, वही अब कानून के सामने झुक चुका है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक सरेंडर है या लाल आतंक के अंत की शुरुआत? नक्सलवाद की 60 साल पुरानी कहानी, उसके खून से लिखे अध्याय और अब टूटता हुआ शीर्ष नेतृत्व। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए कैसे जंगल की बंदूक लोकतंत्र के सामने बेबस होती जा रही है और क्यों देवजी का सरेंडर नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। बंदूक टूटी, रणनीति जीती, लाल किला हिला, सरेंडर मिला, हिंसा हुई बेकार, विकास बना हथियार। देवजी का सरेंडर, माओवाद का अंत। भारत की आजादी के बाद पैदा हुआ सबसे लंबा सशस्त्र विद्रोह, जिसकी शुरुआत साल 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई। मुद्दा था जमीन का अधिकार, गरीब किसान बनाम जमींदार। चारू मजुमदार और कानू सान्याल की अगुवाई में यह आंदोलन उठा और धीरे धीरे हिंसक विचारधारा में तब्दील होता चला गया। माओ की क्रांति से प्रेरित होकर इन्होंने हथियार उठाने का रास्ता चुना। सरकार को दुश्मन मान लिया गया और जंगलों को बनाया गया युद्ध का मैदान। सत्तर और 80 के दशक में यह आंदोलन बंगाल से निकलकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ तक फैलता चला गया। जंगलों में ट्रेनिंग कैंप बने, AK-47 और इंसास राइफलें हाथों में आई। ग्रामीण युवाओं को संगठन में भर्ती किया गया और एक नया शब्द जन्मा, रेड कॉरिडोर, जिसमें करीब 90 जिले शामिल हो गए। नक्सलियों ने खुद को गरीबों का रक्षक बताया, लेकिन असल में वह सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं गरीब आदिवासियों का करने लगे। ये वही इलाके हैं जहां नक्सली कभी सरकार की मौजूदगी नहीं चाहते थे। सालों तक यहाँ स्कूल नहीं बने, सड़कें नहीं बनी और मोबाइल टावरों को नक्सली उड़ा दिया करते थे। साथ ही ग्रामीणों को वोट डालने से रोका जाता था और जो विरोध करता था उसकी हत्याएं मुखबिर बताकर कर दी जाती थी। नक्सली हिंसा के आंकड़े रूह कपा देने वाले हैं। पिछले 3 दशकों में हजारों जवान शहीद हुए, हजारों निर्दोष ग्रामीण मारे गए, रेल पटरी उड़ाई गई, पुलिस थाने फूके गए, जनप्रतिनिधियों की हत्या हुई। 2007 का झीरम घाटी हमला, 2010 का ताड़ मेटला हमला, 2013 का दरबा घाटी नरसंहार। हर हमला बताता रहा, यह लड़ाई सिर्फ सरकार से नहीं, लोकतंत्र से थी। साल 2025 नक्सल विरोधी अभियान के लिहाज से निर्णायक रहा। इस एक साल में पुलिस और नक्सलियों के बीच 99 मुठभेड़ें हुई, जिनमें 256 नक्सली मारे गए, 884 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, 1562 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों से 645 हथियार बरामद किए और 875 आईडी जब्त किए गए। इस संघर्ष में 23 जवान शहीद भी हुए, जबकि नक्सलियों की हिंसा में 46 आम नागरिकों की जान गई। समय के साथ नक्सलवाद जंगल में आग की तरह फैला और गोलियों की गूंज दिल्ली तक सुनाई देने लगी। फिर सरकार ने नीति बदली कि अब सिर्फ गोली नहीं, विकास को हथियार बनाया। सड़कें बनी, मोबाइल नेटवर्क पहुंचा, स्कूल खोले गए और उसके बाद शुरू हुआ सबसे अहम ऑपरेशन प्रहार, जिसमें डीआरजी, कोबरा, सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस एकजुट हुई। इनाम घोषित हुए, सप्लाई लाइन टूटी और जंगलों में नक्सलियों का दबदबा घटता चला गया। अब वही जंगल जहां कभी लाल झंडा लहराता था, वहां तिरंगा दिखाई देने लगा है। सुरक्षा बलों की स्थायी कैंपिंग ने नक्सलियों की मूवमेंट को रोक दिया है और इसी दबाव का नतीजा है कि बड़े लीडर अब सरेंडर की राह चुनने लगे हैं। फिर सरकार ने रणनीति बदली और
सिर्फ गोली ही नहीं बल्कि विकास को हथियार बनाकर नक्सलवाद से लड़ने का फैसला किया गया। सड़कों का निर्माण हुआ, मोबाइल नेटवर्क पहुंचा, स्कूल खुले और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई गई। इसके साथ ही सुरक्षा बलों के संयुक्त ऑपरेशन तेज किए गए। पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से नक्सलियों की सप्लाई लाइन टूटने लगी, उनके ठिकानों पर दबिश बढ़ी और बड़े नेताओं पर इनाम घोषित किए गए। धीरे धीरे जंगलों में उनका दबदबा कमजोर होने लगा। इस कड़ी में आज सीपीआई माओवादी का महासचिव और पोलित ब्यूरो का मेंबर थिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी ने सरेंडर कर दिया। बसव राजू के मारे जाने के बाद इसी देवजी को महासचिव बनाया गया था। छत्तीसगढ़ में 1.5 करोड़ का इनामी, तेलंगाना और उड़ीसा में अलग इनाम, जिसके नाम से जवानों को अलर्ट किया जाता था, वही देवजी आज हथियार डाल चुका है। तेलंगाना में देवजी के साथ उसका साथी सीसीएम संग्राम ने भी सरेंडर किया। इसके साथ साथ मल्लो राजू रेड्डी और मुरली ने भी सरेंडर किया। ये अपने आप में सभी के सभी बड़े नक्सल कैडर हैं, लेकिन विश्वास सूत्र ये भी बताते हैं कि ये नक्सलियों को सबसे बड़ा नुकसान है। थिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी सीपीआई माओवादी संगठन का महासचिव और पोलित ब्यूरो का सदस्य रहा है। देवजी तेलंगाना का निवासी है और बसव राजू के मारे जाने के बाद उसे संगठन का सबसे बड़ा नेता माना जा रहा था। वह कई राज्यों में वांछित था और छत्तीसगढ़ में उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। बस्तर और दंडकारण्य क्षेत्र में उसका खासा प्रभाव माना जाता रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक देवजी ताड़ मेटला और झीरम घाटी जैसे बड़े नक्सली हमलों में भी शामिल रहा है और लंबे समय से संगठन की रणनीति और ऑपरेशन संभाल रहा था। नक्सली संगठन अब दोहरी मार झेल रहा था। एक तरफ सुरक्षा बलों का दबाव, दूसरी तरफ ग्रामीणों का खत्म होता भरोसा। लोग अब नक्सलियों को रक्षक नहीं, सजा मानने लगे थे। भर्ती रुक गई, फंडिंग सूख गई और ऊपर से बसव राजू का एनकाउंटर। नेतृत्व संकट में था। इसी दौर में देवजी ने सरेंडर का रास्ता चुना। यहाँ पहले नक्सली बहुत थे, उसके कारण बहुत सारी हत्याएं हुई हैं, जिनके कारण बहुत से लोगों को अपना घर परिवार छोड़ करके अन्यत्र विस्थापित होना पड़ता है और भी बहुत सारी असुविधाएं होती है। शिक्षा का यहाँ पे बहुत अभाव रहा है, जो कि आज के समय में नक्सलियों के प्रभाव कम होने के कारण यहाँ पे शिक्षा अभी सुधरी है। स्वास्थ्य लाभ में बहुत सुधार आया है। मेरी जो कॉलेज की जो शिक्षा है वो पुणे से हुई है और जब हम कॉलेज की शिक्षा ले रहे थे तब ये सुनाई में आता था, ये खबरें चलती थी कि बस्तर जिले में नक्सली का कुछ घटना हो गया या कुछ भी हो गया, ऐसे हम लगातार सुनते थे। तो तब हमारे मन में ये ख्याल आता था कि कभी हमारा बस्तर जिला भी कभी सुधर पाएगा, वहाँ पे नक्सली प्रकोप कुछ कम होगा। लेकिन अब जो कंडीशन है, यहाँ पे नक्सली प्रकोप बिल्कुल कम हो चुका है और हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि आगे विकास के कार्य वो संपन्न करेंगे और भी विकास के कार्य वो लाएंगे सरकार। पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में नक्सली संगठन की शीर्ष नेतृत्व श्रृंखला लगभग खत्म हो चुकी है। माडवी हिड़मा, बसवा राजू, जयराम उर्फ चलपति, विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, नरसिम्हा चालम उर्फ गौतम, गजरला रवि, मोडेम बालकृष्णन उर्फ भास्कर, सहदेव सोरेन उर्फ प्रयाग, राजू उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी, कोसा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी, माडवी हिड़मा उर्फ संतोष और गणेश उइके उर्फ चमरू दादा जैसे सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो स्तर के बड़े नक्सली लीडरों के मारे जाने से संगठन की कमान लगभग टूट चुकी है और उसका शीर्ष ढांचा बिखरता नजर आ रहा है। जो निचला कैडर है वो डिमोरलाइज होगा और कहीं ना कहीं इस बात का भी असर होता है कि अगर हमारे जो सीनियर अगर सरेंडर कर रहे हैं, अगर वो नहीं लड़ पा रहे हैं या कहीं ना कहीं सरकार की जो क्षमता या सरकार का जो मतलब फोर्स की जो लीडरशिप जो है ना वो काफी स्ट्रांग है, ऐसी स्थिति में वो डिमोरलाइज होकर के तो या तो खुद सरेंडर करता है या फिर वो खामोश होकर के बैठ जाता है। तो मुझे लगता है पूरे संगठन में जो है ना इसका बहुत बुरा असर होने वाला है और इसका खामियाजा जो है आने वाले समय में हमको दिखाई देगा। इक्का दुक्का जो कुछ लोग बचे हैं
वो कहीं ना कहीं इससे मतलब काफी हद तक हतोत्साहित होगा। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बसव राजू के न्यूट्रलाइज होने के बाद देवजी संगठन का बड़ा चेहरा बन गया था। उसके सरेंडर से नक्सल नेटवर्क को गहरा झटका लगा है। सरकार की नीति साफ है, जो हथियार छोड़ेगा उससे मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। बैंकिंग सुविधा, खेती, रोजगार और सामान्य जीवन की व्यवस्था दी जाएगी। तेलंगाना पुलिस के सामने देव जी ने, बसवराजू जो पहले जनरल सेक्रेटरी था इसका, उसके बाद देव जी सेकंड सीनियर मोस्ट व्यक्ति था जो अभी जनरल सेक्रेटरी के नाते काम कर रहा था, उसने सरेंडर किया है। और साथ ही साथ मल्ला राजू रेड्डी जो संग्राम नाम से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के हमारे अबूझमाड़ के क्षेत्र में दशकों से सक्रिय रहा है, उसने भी आज सरेंडर किया है। सरेंडर पॉलिसी सरकार का दूसरा हथियार। जो नक्सली लौटना चाहता है उसे सुरक्षा दी जाती है, नकद सहायता और आवास मिलता है, पहचान बदली जाती है ताकि वो नई जिंदगी शुरू कर सके। अब सवाल ये है, क्या देवजी के सरेंडर से बाकी नक्सली भी हथियार डालेंगे? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, आज की डेट पे अगर हम नक्सल संगठन के मुखिया के रूप में भी हम थिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी को देख सकते हैं, क्योंकि उससे बड़ा कैडर जो है अभी गणपति है, लेकिन वो बहुत ज्यादा सीनियर है और सक्रिय रूप में उसकी भूमिका पिछले लगभग एक दशक से दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर के जो संगठन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो देवजी के थ्रू ही ऑपरेट होता रहा है। और अगर आपके संगठन का मुखिया ही सरेंडर कर जा रहा है तो निचला कैडर जो है वो कहीं ना कहीं नेतृत्व विहीन हो जाएगा और नेतृत्व शून्यता की दिशा और दशा जो है वो संगठन पर हावी होगी। कभी कहा जाता था नक्सलवाद कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन आज उसका महासचिव खुद हथियार डाल रहा है। यह सिर्फ सरेंडर नहीं, एक विचारधारा की हार है, एक हिंसक आंदोलन का अंत है। 31 मार्च की डेडलाइन से पहले सरकार कह रही है देश को नक्सल मुक्त किया जाएगा और देवजी का सरेंडर उसी दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे और यहां पर विकास हो। सुरक्षा एजेंसियों की नजर अब नक्सली संगठन के बचे हुए शीर्ष चेहरों पर टिकी है। मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति तेलंगाना का निवासी और सीपीआई माओवादी का पूर्व महासचिव रहा है। उम्र और बीमारी के कारण उसने पद छोड़ा था, लेकिन बसवा राजू से पहले वही संगठन का सबसे बड़ा नेता माना जाता था। उस पर 1 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम घोषित है और वह अब भी एजेंसियों की वांछित सूची में शामिल है। दूसरा बड़ा नाम मिश्र बेसरा उर्फ भास्कर का है, जो झारखंड का निवासी और संगठन का पोलित ब्यूरो मेंबर है। वह ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का इंचार्ज रहा है और झारखंड उड़ीसा बेल्ट में नक्सली गतिविधियों का संचालन करता रहा है। उस पर भी 1 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम है और सुरक्षा बल उसे पकड़ने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। तीसरा नाम पापा राव उर्फ मंगू का है, जो सुकमा छत्तीसगढ़ का निवासी और DKSZCM का मेंबर है। वह पश्चिम बस्तर डिवीजन का इंचार्ज माना जाता है और जंगल पहाड़ी इलाके में मूवमेंट का माहिर है। बताया जाता है वह AK-47 से लैस रहता है और पश्चिम बस्तर नेटवर्क की रीढ़ माना जाता है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है उसके सफाई से पश्चिम बस्तर में नक्सली नेटवर्क को बड़ा झटका लगेगा। जिस नक्सलवाद ने 3 पीढ़ियों को डर में जीने पर मजबूर किया, जिसने स्कूलों को बारूद में बदला और जंगलों को कब्रिस्तान बनाया, आज वही नक्सलवाद अपने सबसे बड़े चेहरे के साथ झुक चुका है। देवजी का सरेंडर सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, ये उस बंदूक का झुकना है जो लोकतंत्र पर तानी गई थी और यही संकेत है कि लाल आतंक की कहानी अब अपने आखिरी पन्ने पर है।
अब वही जंगल जहां कभी लाल झंडा लहराता था, वहां अब तिरंगा दिखाई देने लगा है। सुरक्षा बलों की स्थायी कैंपिंग ने नक्सलियों की मूवमेंट को रोक दिया है और इसी दबाव का नतीजा है कि बड़े नक्सल लीडर अब सरेंडर की राह चुन रहे हैं। फिर सरकार ने रणनीति बदली और सिर्फ गोली ही नहीं बल्कि विकास को हथियार बनाकर नक्सलवाद से लड़ने का फैसला किया। सड़कों का निर्माण हुआ, मोबाइल नेटवर्क पहुंचा, स्कूल खुले और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई गई। इसके साथ ही सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान तेज किए गए। पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से नक्सलियों की सप्लाई लाइन टूटने लगी, उनके ठिकानों पर दबिश बढ़ी और बड़े नेताओं पर इनाम घोषित किया गया। धीरे धीरे जंगलों में उनका दबदबा कमजोर होने लगा। और इस पूरे मुद्दे पर ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए, मौजूदा स्थिति पर विश्लेषण करने के लिए हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं जो कई सालों से नक्सलवाद से जुड़ी खबरों तक आप तक पहुंचाते रहे। अनूप अवस्थी जगदलपुर से और पवन दुर्गम बीजापुर से। पवन, जब टॉप लीडर पकड़े जाते हैं, सरेंडर करते हैं या फिर उनका खात्मा होता है तो एक बड़ा संदेश नक्सलियों के बीच भी जाता है। अब जब टॉप कमांडर पकड़ा गया है, हिरासत में है, अब कह लीजिए कि हथियार छोड़ दिए हैं, अब जिंदगी के एक नया मोड़ पे कदम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बड़ा संदेश क्या गया है जो नक्सली बचे खुचे हैं उनके बीच? देखिए दिव्यांश, देवजी का सरेंडर करना या देवजी का मुख्य धारा में लौटना एक तरीके से नक्सलवाद जो पिछले 5 से 6 दशकों से जब तेलंगाना से होकर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ा था, उस पूरे इतिहास को कहीं ना कहीं एक विराम देने की एक पहल है और उस तरफ बढ़ रहे हैं। जो टारगेट 2026 जो दिया गया था केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, उसकी तरफ बढ़ने का ये कहीं ना कहीं एक सूचक है कि देवजी जैसे बड़े लीडर जिसके इर्द गिर्द संगठन आज के डेट में ऑपरेट कर रहा था या संगठन चल रहा था, उसका अगर सरेंडर होता है तो साफ है कि नक्सलवाद कहीं ना कहीं टारगेट 2026 से पहले खत्म होने की राह पर है। और जो टॉप मोस्ट जो बड़े इनके लीडर है, जिसमें पोलित ब्यूरो या फिर सेंट्रल कमेटी जो मेंबर है या डीकेएसजेडसी, वो भी लगभग खत्म हो चुके हैं। 2 से 3 जो बचे हैं, जो नाम आपने बताया था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देवजी के सरेंडर के बाद अब जो चर्चा निकल के आ रही है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति पिछले 5-6 दशकों का जो यहाँ पे इतिहास नक्सलियों का रहा है, जब अविभाजित मध्य प्रदेश था या अविभाजित आंध्र प्रदेश था, उस दौर में जिस तरीके से फैसले लिए जाने चाहिए थे, जिस तरीके से नक्सलवाद को रोका जाना चाहिए था, इसके प्रचार प्रसार को और लोगों तक जाने से और हत्याओं को रोका जा सकता था, उस तरह प्रयास नहीं किया गया। लेकिन पिछले 3 से 4 सालों में जिस तरीके से सरकार ने रणनीति को बदली है और उस बदली हुई रणनीति को जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, सुरक्षा बल के जवानों ने किस तरीके से जमीन पर उतारा है, अपने इंटेलिजेंस को इंप्रूव किया है, सूचना तंत्र को मजबूत किया और जो ऑपरेशन चलाए हैं, ये काबिले तारीफ है। लगातार छत्तीसगढ़ की जो डीआरजी है उसने बहुत बेहतरीन काम किया है नक्सल फ्रंट में, साथ ही साथ महाराष्ट्र की जो C60 है उसने बेहतर काम किया और ग्रेहाउंड जो है उसने भी बहुत बेहतर काम किया है। उसी का नतीजा है कि आज टॉप मोस्ट जो नक्सलियों के बड़े लीडर हैं वो या तो मारे जा चुके हैं या फिर सरेंडर कर चुके हैं। और देवजी का सरेंडर करना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि नक्सलवाद अब अंतिम पड़ाव की ओर है और अंतिम जो सांसें हैं वो गिन रहा है, क्योंकि बड़े लीडर्स के सरेंडर करने या मारे जाने का साफ मतलब है कि जो निचला कैडर अगर मौजूद है वो ऑपरेट कर रहा है, तो अब उस तक वो सूचनाएं नहीं जाएंगे कि किस तरीके से वो ऑपरेट होगा। तो ये निश्चित तौर से 31 मार्च से पहले नक्सलवाद काफी हद तक या तो खत्म हो जाएगा या फिर बहुत कुछ ऐसे इलाके रहेंगे जहां पर वो ऑपरेट करते रहेंगे। उसको भी सुरक्षा बल के जवान और सरकार बहुत जल्दी ठीक कर सकती है। जी ठीक है, नक्सलवाद को लेकर मौजूदा क्या है भौगोलिक स्थिति छत्तीसगढ़ में, बताएंगे मेरे सहयोगी अनूप अवस्थी। अनूप। दिव्यांश, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब पहली बार कहा था कि एक डेडलाइन तय की जाएगी और माओवाद खत्म किया जाएगा, तब हम लोगों को एज अ पत्रकार तब विश्वास नहीं था कि जो 4.5 दशक से माओवाद बस्तर में काबिज है और इसका बड़ा इम्पैक्ट जो आजू बाजू को जो राज्य हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर है, ये आखिर माओवाद खत्म होगा तो कैसे। लेकिन जिस तरीके से फोर्स ने लगातार पिछले 2
सालों से ऑपरेशन चलाए और इन 2 सालों में तकरीबन 496 माओवादी सिर्फ बस्तर संभाग में ही मारे गए। इसका बड़ा नतीजा देखने को मिला और जो बड़े कैडर के माओवादी थी वो दबाव में आए। पिछले साल 25 मई 2025 को जब बसव राजू मारा गया, जो कि पुलिस ब्यूरो का महासचिव था, उसके बाद से हमने देखा कि नक्सल संगठन में एक बड़ा बिखराव था। 2 गुट बन गए थे, एक भूपति उर्फ सोनू के नेतृत्व में और देवजी थिपरी तिरुपति के नेतृत्व में। सोनू ने अक्टूबर में सरेंडर किया था गढ़चिरौली महाराष्ट्र में और उसके इर्द गिर्द तकरीबन 5 जो टॉप कमांडर थे, जिसमें सुजाता शामिल है जो कि केंद्रीय समिति की सदस्य है। इसके अलावा सतीश रूपेश जिसने जगदलपुर में सरेंडर किया। इसके अलावा 2 सरेंडर जो हुए तेलंगाना में हुए और रामधेर ने राजनांदगांव में सरेंडर किया। कुल 5 लोगों ने सरेंडर किया, जिसकी आलोचना जो है देवजी का गुट लगातार कर रहा था और भूपति को लगातार जितने भी प्रेस नोट आ रहे थे उसमें उसकी आलोचना की जा रही थी कि उसने गद्दारी की है और माओवादी संगठन के साथ धोखा किया। साथ में और भी कई तरीके के उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन पिछले 3 महीने से जब से माड़वी हिड़मा मारा गया आंध्र प्रदेश के सीताराम अल्लूरी जिले में, उसके बाद से एक ही प्रेस नोट आया माड़वी हिड़मा के मारे जाने के बाद और एक अजीब सी शांति महसूस की जा रही थी बस्तर और आजू बाजू के इलाकों में। आखिर क्या रणनीति होगी देवजी की, ये देखना चाहती थी यहाँ के लोग भी और हम मीडिया भी ये चीज को समझना चाहती थी। आखिर जो माओवादियों का जो अगला स्टेप है वो क्या होगा, क्या 31 मार्च तक सरवाइव कर पाएगी नक्सल संगठन। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दिया। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पंडुम में हिस्सा लेने आए तब इशारों में उन्होंने एक बयान दिया, जनता को उद्बोधन देते हुए उन्होंने कहा कि भारत माता की जय के नारे लगाइए और ये नारे लगाइए वहां तक पहुंचने चाहिए तेलंगाना तक छुपे हुए माओवादियों तक। यानी कि साफ संकेत दे दिया था केंद्रीय गृह मंत्री ने, अमित शाह ने, कि हमें मालूम है, फोर्स को मालूम है कि बड़े कैडर के माओवादी कहां छुपे हुए और ये इंडिकेशन था कि आप निर्णय लीजिए और सरेंडर कीजिए, नहीं तो मारे जाइए। और उसका ही नतीजा है कि पिछले 15 दिनों में हमने देखा बहुत तेजी से चीजें बदली। 5 दिन पहले एक बड़ा ऑपरेशन भी छत्तीसगढ़ की तरफ से लॉन्च किया गया था, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। लेकिन दबाव जब बना तो आखिरकार तेलंगाना के ही किसी इलाके में छुपा हुआ देवजी बाहर निकला। उसके साथ संग्राम जो कि केंद्रीय समिति का सदस्य है और तेलंगाना स्टेट कमेटी का प्रभारी भी है, ये दोनों निकल कर आए। इनके साथ 16 लोग और भी हैं जो अब आत्मसमर्पण करते हुए दिखाई देंगे। डीजीपी श्रीधर रेड्डी जो कि तेलंगाना के डीजीपी हैं, उनके समक्ष ये तस्वीर कमोबेश वैसी ही होगी जैसी की तस्वीर हमने देखी थी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में, जब माओवादी नेता जो भूपति उर्फ सोनू है उसने सरेंडर किया था। वैसी ही तस्वीर जिसको लेकर क्रिटिसाइज कर रही थी देवजी की टीम और आखिरकार देवजी को भी वही फैसला लेना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। जी ठीक है पवन दुर्गम, सरकार की तरफ से भी ये संदेश बहुत क्लियर है कि समाज के मुख्यधारा में लौटना ज्यादा बेहतर है बजाय गोली खाने के। और इसका कह सकते हैं आप कि जो सरेंडर कर रहे हैं बड़े बड़े नक्सली तस्वीरों के जरिए और कह लीजिए कि इन नामों के जरिए ये मैसेज भी साफ साफ अब उन नक्सलियों के बीच जा रहा है जिनके हाथों में अभी भी हथियार हैं। जी निश्चित तौर से जितने भी नक्सली अभी तक सरेंडर कर रहे थे बीजापुर में या अलग अलग जिलों में, जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अब जंगल उनके लिए सुरक्षित नहीं रहा। फोर्स हावी होती जा रही है और फोर्स और सुरक्षा बल के कैंप उन इलाकों तक पहुंच रहे हैं जहां नक्सली ऑपरेट करते थे या फिर अपनी समानांतर सरकार चलाने का प्रयास करते थे। अब उन इलाकों में सड़कें पहुंचाई जा रही हैं, मूलभूत जो जरूरतें वो पहुंचाई जा रही हैं, शिक्षा पहुंच रही है वहां पे। तो अब नक्सलियों के लिए जंगल सुरक्षित नहीं रहा। और साथ ही साथ जो बड़े नक्सल लीडर हैं जो उनको कमांड देते थे कि किस तरीके से ऑपरेट करना है और कौन सी घटनाओं को अंजाम देना, अब वो नक्सली जो बड़े लीडर हैं वो भी नहीं रहे। यही वजह है कि अब उनको एक तरीके से जान का जो डर है वो भी सता रहा था। इस वजह से वो सरेंडर करने को आ रहे। कई जो एरिया कमेटी है, डीबीसी डिविजनल कमेटी मेंबर जो है उन्होंने लगभग हथियार डाल दिए हैं। अब कुछ एक जो पॉकेट्स, कुछ एक इलाके जो हैं जो नेशनल पार्क का इलाका हो या साउथ बस्तर का इलाका हो या बीजापुर दंतेवाड़ा का जो गंगालूर से लगा हुआ इलाका, उन इलाकों में थोड़ी बहुत मूवमेंट सुनने मिल रही है या फिर देखी जा रही है। तो उधर भी बहुत ज्यादा सुरक्षा बलों का दबाव है और लगातार जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे चल ही रहे हैं। खासतौर से बीजापुर और
जो तेलंगाना का बॉर्डर है कर्रीगुट्टा हिल्स, उधर लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। तो सुरक्षा बलों का बहुत ज्यादा दबाव है। कहीं ना कहीं 31 मार्च का जो टारगेट एक तरीके से सेट किया गया, उस टारगेट को अचीव करने के लिए सुरक्षा बल लगातार प्रयासरत हैं और लग रहा है कि 31 मार्च तक या तो नक्सलवाद पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा या फिर कुछ नक्सली बचे भी रहेंगे तो वो छत्तीसगढ़ छोड़कर वो यहाँ से निकल जाएंगे। और बड़े जो नक्सली इनके लीडर्स हैं वो फिलहाल छत्तीसगढ़ में वैसे भी नहीं है। जी ठीक है अनूप और पवन, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। मुद्दा बहुत गंभीर है और नक्सलवाद लगभग अपनी समाप्ति की ओर है। सरकार का प्रयास सबसे पहले यही है कि नक्सली सरेंडर करें और समाज की मुख्यधारा में जुड़कर सही फैसला लें।